हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गुप्त काल के समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि गुप्त काल के समय में लोग क्या क्या व्यवसाय अपनाते थे, कौन कौन से कार्य करते थे। इसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम बात करेंगे कि गुप्त काल के समय में लोगों के क्या क्या व्यवसाय थे, क्या क्या कार्य करते थे, वह कौन कौन से काम करते थे। तो शुरुआत करते हैं। मनु और गौतम जैसे समृद्धिकार तो मनु और गौतम जैसे कुछ समृद्धिकार हैं, यानी मनु और गौतम क्या है, समृद्धिकार, जिन्होंने समृद्धियों की रचना की थी। समृद्धि क्या है? समृद्धि कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे कि मनु समृद्धि, याज्ञवल्क्य समृद्धि, पाराशर समृद्धि, नारद समृद्धि, बृहस्पति समृद्धि। इस प्रकार से कुछ समृद्धियां हैं जिन्हें हम ग्रंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन ग्रंथों को जो है समृद्धि कहा गया है, ठीक है। और जो वो समृद्धि है मनु और गौतम ने लिखी है, ठीक है। तो ये दोनों समृद्धिकार हैं। इनके अनुसार क्या है, राजा को भूमि का स्वामी माना जाता था, ठीक है। तो गुप्त काल के समय में जो है मनु और गौतम जैसे समृद्धिकार, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिन्होंने मतलब समृद्धियों की रचना की थी, ठीक है। तो समृद्धि का अर्थ कुछ ग्रंथ हो गए, ठीक है, उन्हें लेकिन नाम दिया है समृद्धिकार, ठीक है। तो जो समृद्धिकार है उनके अनुसार क्या है, राजा को भूमि का स्वामी जो है माना गया है, ठीक है। और जो मनु समृद्धि है, मनु के अनुसार जो है भूमि का स्वामी उसे माना जाता है जो भूमि उसी की होती है, जो उसे आबाद करता है, ठीक है। तो मनु के अनुसार भूमि उसी की होती है जो उसे आबाद करता है। दूसरी तरफ बृहस्पति तथा नारद समृद्धि के अनुसार ये भी दो समृद्धियां हैं। ठीक है, बृहस्पति और नारद समृद्धि के अनुसार भूमि उसी की होती है जिसके पास उसके कानूनी दस्तावेज होते हैं, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास उसके प्रॉपर्टी के कागज होने चाहिए, ठीक है। तो बृहस्पति और नारद समृद्धि के अनुसार भूमि का स्वामी वही है जिसके पास उसके कानूनी तौर पर जो है दस्तावेज यानी कि कागज मौजूद हो, ठीक है, एज अ प्रूफ। बृहस्पति के अनुसार हल का वजन 12 पल 8 अंगुल लंबा तथा 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है, 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए।
जो यहाँ पर बृहस्पति स्मृति है, ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि जो एक हल होता है उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वह 12 पल और जो 8 अंगुल उसे लंबा होना चाहिए और 4 अंगुल जो है वह चौड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार से भूमि के स्वामी को ग्रामिका, कुटुंबिका तथा मेहतर कहा जाता था। ठीक है, जो भूमि के स्वामी होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी, ठीक है, जिनकी अपनी भूमि होती थी, उन्हें ग्रामिका, कुटुंबिका और मेहतर कहा जाता था। इसी प्रकार से जो छोटे किसान थे, छोटे किसान, उनको कृषि वाला, कृषक तथा किंसा कहा जाता था। एक लेखक है जिसका नाम है अमर सिंह, जिसने अमर कोश लिखा। अमर कोश के लेखक, अमर कोश के लेखक जिसका नाम क्या है? अमर सिंह। तो अमर सिंह ने अपना जो लेख लिखा, यानी कि अपना जो पुस्तक लिखी है या ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अमर कोश, तो उसमें अमर सिंह ने जो है 12 प्रकार की भूमि का जो है वर्णन किया है। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया। ठीक है, उसमें जो है अमर सिंह ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ में जो है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है। साथ ही जो हल है, ठीक है, तो जो अमर सिंह है उसने हल के प्रकार का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो जो अमर सिंह है उसने अपनी अमर कोश में जो है हल के प्रकार, यानी कौन कौन से टाइप के हल होते थे, इस चीज का भी उसमें वर्णन किया है। एक चीनी यात्री ह्यून सांग, ठीक है, एक चीनी यात्री है जिसका नाम है ह्यून सांग। उसने पश्चिमोत्तर भारत में गेहूं और ईख की खेती का वर्णन किया है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मनु और गौतम, ठीक है, ये स्मृतिकार है जिन्होंने स्मृतियों की रचना की थी। ठीक है, स्मृति जो है अलग अलग ग्रंथ हैं, जैसे कि नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति, इस प्रकार की कुछ स्मृतियां हैं। ठीक है, कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने पहले से ही जो है अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं सोर्सेज ऑफ एशियंट हिस्ट्री की, उसमें स्मृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है, तो आप पहले उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने पार्ट वाइज अलग अलग तरीके से मैंने सोर्सेज ऑफ एशियंट हिस्ट्री को समझाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं पहले। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ स्मृतियां हैं, कुछ ग्रंथ है जिन्हें स्मृति का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसे लिखा किसने है? मनु और गौतम ने। तो ये मनु और गौतम जो है ये दोनों स्मृतिकार है जिन्होंने स्मृतियों की रचना की थी। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है, इन मनु और गौतम स्मृति के अनुसार जो है राजा को भूमि का स्वामी माना जाता है। ये जो स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, ठीक है, और ये जो गौतम है, तो इनके अनुसार जो है राजा को भूमि का स्वामी माना जाता है, कि जो राजा होता है वह भूमि का स्वामी है, भूमि का मालिक है। इसी प्रकार से जो है मनु स्मृति के अनुसार जो है भूमि उसी की होती है जो उसे आबाद करता है। ठीक है, भूमि के
क्या है, भूमि उसी की होती है जो उसे आबाद करता है, ठीक है, उसे प्रफुल्लित करता है। मतलब अगर अच्छी फसल उगाएगा किसान जो है खेतों में, तो वो आबाद होगी, ठीक है। उसके बाद है बृहस्पति समृद्धि और नारद समृद्धि, ये भी दोनों समृद्धियां हैं, ठीक है। जो बृहस्पति जिस प्रकार से मनु समृद्धि है ना, उसी प्रकार से बृहस्पति और नारद भी ये भी दोनों समृद्धियां हैं। तो इन सब दोनों समृद्धियों के अनुसार, यानी इन दोनों ग्रंथ के अनुसार, भूमि उसी की होती है जिसके पास कानूनी दस्तावेज है। तो ये जो दोनों समृद्धियां हैं, इनके अनुसार क्या है, जो भूमि है वह उसी की होती है जिसके पास जो है कानूनी दस्तावेज हो, यानी कि कानूनी जो है लिखत पढ़त के, मतलब जैसे कि हम किसी कोई घर लेते हैं तो हमारे पास उस प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं। इसी प्रकार से जो बृहस्पति समृद्धि और नारद समृद्धि है, इसके अनुसार जो है भूमि उसी की होती है जिसके पास उनके प्रॉपर्टी के कागज हो, यानी कि कानूनी दस्तावेज हो, ठीक है। तो बृहस्पति जो समृद्धि है, इसके अनुसार जो है हल का जो वजन है, हल का वजन, जो हल होता है जिससे खेती करते हैं, हल का वजन जो है 12 पल, ठीक है, वेट 8 अंगुल लंबा होना चाहिए और 4 अंगुल जो है हल वह चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। किसके अनुसार, बृहस्पति समृद्धि के अनुसार। यहाँ पर समृद्धि के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। तो भूमि के स्वामी को ग्रामिका, कुटुंबिका और मेहतर कहा जाता था। जो भूमि के स्वामी होते थे, जिनकी अपनी जमीन होती थी, जो भूमि के मालिक होते थे, उन्हें ग्रामिका कहा जाता था, कुटुंबिका कहा जाता था तथा मेहतर कहा जाता था। छोटे किसानों को कृषि वाला, कृषक और किंसा कहा जाता था। जो छोटे किसान थे, ठीक है, उनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती थी, कम जमीन होती थी, तो छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, कृषि वाला, कृषक और किंसा। अमरकोश के लेखक, मतलब अमरकोश एक ग्रंथ भी है, ठीक है, या इसे किताब भी कह सकते हैं। इसका जो लेखक है जिसने अमरकोश लिखा था, उसका नाम क्या है, अमर सिंह, ठीक है। तो अमर सिंह ने जो है अमरकोश लिखा। उसने अपने अमरकोश में जो है भूमि के 12 प्रकार का वर्णन किया गया कि भूमि 12 प्रकार की होती है, ठीक है। अमर सिंह ने हल के प्रकार का भी जो है वर्णन किया कि हल भी अलग अलग टाइप्स के थे खेती करने के लिए, ठीक है। एक चीनी यात्री जिसका नाम है ह्यूनसांग, उसने पश्चिमोत्तर भारत में गेहूं और ईख की खेती का भी जिक्र किया है कि उसने पश्चिमोत्तर भारत में गेहूं और ईख की खेती जो है देखी थी। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ह्यूनसांग ने जो है पश्चिमी भारत में ईख और गेहूं की खेती का जिक्र किया है कि उसने ईख और गेहूं की खेती देखी थी। तो ह्यूनसांग ने पूर्वी भारत में चावल की खेती का जिक्र किया है कि पूर्वी भारत में जो है चावल की खेती की जाती थी, ठीक है। इसी प्रकार से कालिदास के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जो एक लेखक भी है, नाटककार भी है, ठीक है, एक कवि भी है। तो जो कालिदास है, इसने ईख और धान की खेती का जिक्र किया है, धान की खेती का जिक्र किया है, ठीक है। तो इन जो लेखक है, इन्होंने इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि ये उस टाइम पे मौजूद थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है उस टाइम पे ये मौजूद थे, तो इन्होंने जो कुछ भी देखा, ठीक है, तो उसका वर्णन जो है अपने जो नाटक लिखे या अपनी जो किताबें लिखी, उसमें जो है इस चीज का इन्होंने वर्णन किया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल में जो है किस प्रकार की खेती की जाती थी, लोग कौन कौन से व्यवसाय अपनाते थे, कौन कौन से काम करते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने ग्रंथों में जो है इस बात को जो है जिक्र किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है, जिसको पढ़ के आज हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है, जो स्कंदगुप्त शासक है गुप्त वंश का, उसने एक अभिलेख लिखा, ठीक है। जैसे कि जो भी शासक होते थे वह पत्थरों पे या चट्टानों पे, बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो है कुछ ना कुछ लिखवा देते थे, अपने राज्य आदेशों को, अपने आदेशों को लिखवाते थे, ताकि लोगों को पता चल सके, ठीक है, इसके बारे में कि उस समय में क्या हुआ था। तो जो स्कंदगुप्त है, उसने जो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, उससे हमें जो है उस समय के जूनागढ़ अभिलेख से राज्यों के समय सिंचाई
के कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी हमें पता चलता है कि जो उस समय में शासक वर्ग के लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वे अपने खेतों में जो है सिंचाई के लिए कौन कौन सी जो है टेक्निक से जो है खेतों में पानी देते थे। ठीक है, सिंचाई का अर्थ क्या होता है? खेतों को पानी देना। ठीक है, तो वह पानी देने के लिए खेतों को या खेतों की सिंचाई के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते थे, तो हमें जो है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जो है इस बात की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के अधिकारी, स्कंदगुप्त के अधिकारी पर्णदत्त तथा उसके पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए स्कंदगुप्त के अधिकारी पर्णदत्त ने और उसके पुत्र चक्रपालित ने जो है इसका पुनरुद्धार करवाया था। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कंदगुप्त के समय में जो है अधिकारी पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या है, जूनागढ़ अभिलेख से, जो किसने लिखा था, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पर्णदत्त और चक्रपालित ने जो है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जो जानकारी है हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, उस समय में क्या करते थे, उत्तर भारत में कुएं और अर्घट, ठीक है, कुएं तथा अर्घट, ये क्या था, सिंचाई के साधन। उस समय में, ठीक है, खेतों को पानी दिया जाता था कुएं और अर्घट से, ये सिंचाई के साधन थे उत्तर भारत में। ठीक है, इसी प्रकार से बाणभट्ट, जो लेखक बाणभट्ट है, बाणभट्ट के हर्षचरित्र से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय में गन्ने की खेती के लिए, ठीक है, उस समय गन्ने की खेती के लिए जो है सिंचाई के लिए, जो गन्ने की खेती थी उसमें सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो बाणभट्ट है ये एक लेखक है जो हर्षवर्धन शासक है उसके समय था। तो बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित्र नामक, यानी कि जो हर्षवर्धन है, ठीक है, जो शासक है, राजा है हर्षवर्धन, उसके ऊपर एक जो है हर्षचरित्र लिखी है जिसमें उसके जीवन के बारे में लिखा गया है। तो उसमें स्टार्टिंग में तो बाणभट्ट ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन बाद में जो है उसने हर्षचरित्र नामक पुस्तक में जो है जो राजा हर्षवर्धन है उसके शासनकाल की सभी जानकारी दी है। ठीक है, और जो राजा हर्षवर्धन है उसके बारे में भी हमें जो है जानकारी मिलती है हर्षचरित्र से। तो बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र नामक पुस्तक से जो है गन्ने की खेती के लिए सिंचाई के लिए क्या इस्तेमाल होता था, घंटी यंत्र का इस्तेमाल होता था, कि उस समय जब अगर गन्ने की खेती की जाती थी तो गन्ने की खेती में सिंचाई के लिए जो है उसमें एक घंटी नाम का यंत्र होता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई
के लिए तालाब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और जो बंगाल है, बंगाल में सिंचाई के लिए वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्वी भारत में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो ह्यूनसांग एक चीनी यात्री है, उसने जो है पश्चिमी भारत में क्या देखा, उसने पश्चिमी भारत में ईख और गेहूं की खेती को देखा। ठीक है, कि पश्चिमी भारत में ईख और गेहूं की खेती की जाती है। इसी प्रकार से उसने पूर्वी भारत में क्या देखा कि चावल की खेती की जाती है। ठीक है। जो महान कवि कालिदास है, उन्होंने ईख और धान की खेती का जिक्र किया है अपने जो लेख उन्होंने लिखे हैं या जो नाटक लिखे हैं उन्होंने, महान कवि जो कालिदास हैं, ठीक है, उन्होंने जो है ईख और धान की खेती का जिक्र किया गया कि उस समय में ईख और धान की खेती की जाती थी। ठीक है, गुप्त काल के समय में। जो स्कंदगुप्त है, यानी कि गुप्त शासक, यानी गुप्त काल का जो शासक है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से उन्होंने जो कुछ अभिलेख लिखे थे, यानी कि जो उस समय के शासक होते थे, वह पत्थर पर या किसी बड़ी चट्टान पर जो है अपने आदेशों को लिखवा देते थे, जैसे सम्राट अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन अभिलेखों को नाम दिया गया है, यानी इस अभिलेख का नाम क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो एक लेख लिखवा देते थे वह चट्टानों पर। ठीक है, तो उसमें कोई भी मैसेज दे सकते थे वह उस चट्टानों के जरिए लोगों तक। ठीक है, तो उस चट्टान पे भी कोई ना कोई मैसेज लिख देते थे ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे, लोग उसे पढ़ें, या फिर हमें उससे पढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिले, या फिर हमें ये पता चले कि उस समय के शासक ने क्या क्या आदेश दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शासक थे उन्होंने कुछ अभिलेख लिखवाए थे। तो स्कंदगुप्त जो है उसने जो अभिलेख लिखवाया, लेख लिखवाया किसी चट्टान पे, उसे जूनागढ़ अभिलेख कहा गया है। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से राज्यों के समय जो है कि सिंचाई के कार्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि हमें स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो शासक वर्ग के लोग थे, जो राजा थे, वह खेतों को पानी देने के लिए यानी सिंचाई के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते थे, किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले स्कंदगुप्त के अधिकारी पर्णदत्त, यानी कि जो स्कंदगुप्त है इसका जो अधिकारी है, इसके राज्य महल में किसी पोस्ट पे होगा कोई अधिकारी जिसका नाम है पर्णदत्त। ठीक है, तथा उसके पुत्र जिसका नाम है चक्रपालित। इन दोनों के द्वारा जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया, दोबारा से सुदर्शन झील जो है उसे रिन्यू किया गया। ठीक है, तो पुरानी थी मतलब उसे दोबारा से रिन्यू किया गया। इस बात की जानकारी मिलती है हमें कहां से, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, और उत्तर भारत में उस समय जो है सिंचाई के साधन कौन कौन से थे, कुएं और अर्घट। ठीक है, बाणभट्ट के हस्तचित्र से, जो लेखक बाणभट्ट है जो कि राजा हर्षवर्धन के समय में लेखक था। ठीक है, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र से, यानी कि जो बाणभट्ट है जो लेखक है, उसने राजा हर्षवर्धन पर एक हर्षचित्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने राजा हर्षवर्धन के बारे में जो है पूरी जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, तो उसे हम हर्षचरित्र कहते हैं। उस पुस्तक का नाम हर्षचित्र है, जो किसने लिखा, बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने के हर्षचित्र से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो गन्ने की खेती की जाती थी, ठीक है, तो गन्ने की खेती के लिए सिंचाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सिंचाई का मतलब क्या होता है, खेतों को पानी देना। ठीक है, उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के लिए तालाब का प्रयोग किया जाता था। उस समय जो प्रायद्वीपीय भारत था उसमें सिंचाई के लिए यानी खेतों को पानी देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तालाब का। ठीक है, इसी प्रकार से बंगाल में सिंचाई के लिए वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता था। बंगाल में अगर खेतों को पानी देना होता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वह बारिश का पानी है जो उसे इकट्ठा कर लेते थे, संग्रहण कर लेते थे बारिश के पानी को। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग टेक्निक्स के जरिए जो है उन्होंने खेतों को पानी देने के लिए, कोई तालाब से पानी दे रहा है, कोई वर्षा के पानी को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, कोई घंटी यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुएं का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अर्घट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग टाइप से जो है वो खेतों की सिंचाई करते थे, खेतों को सिंचाई करते मतलब खेतों को पानी देते थे। आगे बढ़ते तो अब पढ़ते हैं व्यापार के बारे में कि गुप्त काल में जो है किस प्रकार का व्यापार होता था। गुप्त काल
की स्थापना गुप्त काल की स्थापना तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था। रोमन व्यापार के बाद जो है बिजेंटाइन साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, गुप्त काल की जब स्थापना हुई तो गुप्त काल की स्थापना पर रोमन व्यापार का उस समय पतन हो चुका था। जो रोमन लोग थे, ठीक है, जब वो जो व्यापार करते थे उस चीज का जो है पतन हो चुका था। और रोमन व्यापार के पतन के बाद, पतन यानी कि खत्म होना, ठीक है, पतन के बाद जो है बिजेंटाइन जो साम्राज्य है वह स्थापित हो चुका था। और इसके दौरान जो है 550 ईस्वी तक रोम के लोगों ने चीनियों से, जो चीनी लोग थे उनको हम चीनियों बोलेंगे, तो चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली थी। ठीक है, तो जो रोम के लोग थे उन्होंने 550 ईस्वी तक चीनियों से जो है रेशम बनाने की कला सीख ली थी। अब भारत और चीन का जो व्यापार था, भारत और चीन का व्यापार, अब भारत और चीन के बीच में जो व्यापार था वह किस पे आधारित था? वस्तुओं की अदला बदली पर। वस्तुओं की अदला बदली पर, ठीक है, क्योंकि ना तो भारत के सिक्के चीन में मिलते थे, ना ही चीन के सिक्के भारत में मिलते थे, तो ये क्या करते थे, यह सिर्फ वस्तु की अदला बदली कर लेते थे। ठीक है, तो यानी कि जो भारत के अंदर चीजें मिलती है चीन में नहीं मिलती, तो वह भारत से चीन में भेजी जाती थी, और जो इंडिया में चीजें नहीं मिलती सिर्फ चीन में ही मिलती हैं, तो चीन से जो है इंडिया में भेजी जाती थी। यानी कि ये सिर्फ वस्तुओं की अदला बदली करते थे। ठीक है, इस बेस पर जो है इनका व्यापार आधारित था। ठीक है, भारत और चीन का व्यापार जो है वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित था। तो उस समय हमें जानकारी मिलती है जो कालिदास, महान कवि कालिदास के नाटकों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय में, गुप्त काल के समय में जो है उत्तम प्रकार के वस्त्र मिलते थे। ठीक है, यानी कि जो महान कवि कालिदास है उसके नाटकों से हमें क्या जानकारी मिलती है? भारतीय बाजार और व्यापार, ठीक है, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। अकॉर्डिंग टू वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर के अनुसार उस समय श्रीलंका से मोती इथियोपिया से हाथी दांत, इथियोपिया से हाथी दांत, चीन से
रेशमी वस्त्र तथा अरब से घोड़े मंगाए जाते थे। ठीक है, उस समय में, ठीक है, जो समसामयिक ग्रंथ हैं, यानी कि समसामयिक ग्रंथ, जो उस समय के ग्रंथ हैं, समसामयिक ग्रंथ मतलब उस समय के ग्रंथ, तो उस समय के ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय में जो है 6 प्रकार के सूद यानी कि ब्याज की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो गुप्त काल के समय में व्यापार किस प्रकार का होता था? गुप्त काल की जो स्थापना तक, जब गुप्त काल की स्थापना हुई थी तो उस समय रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, रोमन व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। उसके बाद जो है बिजेंटाइन साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, 550 ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक जो रोम के लोग थे, ठीक है, रोम के लोगों ने चीनियों से रेशम बनाने की जो कला थी वह सीख ली थी। तो उन्होंने ये कला जो है चीनी लोगों से रेशम बनाने की जो है सीख ली थी। भारत और चीन का जो व्यापार था वह वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित था। ठीक है, जो भारत था, भारत देश, ठीक है, और जो चीन था, तो इन दोनों के बीच में जो व्यापार होता था, ठीक है, वह कैसे होता था? वस्तुओं की अदला बदली पर, यानी कि जो चीजें जो है भारत में मिलती हैं, ठीक है, चीन में नहीं मिलती, तो वह भारत से चीन में जो है चीजों की सप्लाई होती थी, यानी कि भारत से वह चीजें जो है चीन में भेजी जाती थी। और जो चीजें भारत में नहीं होती थी, चीन में होती थी, तो वह वस्तुएं जो है भारत में भेजी जाती थी चीन से। ठीक है, तो इनका जो व्यापार था वो वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित था। ठीक है, कालिदास, जो महान कवि कालिदास है, उसके नाटकों से भी हमें जो है इस बात की जानकारी मिलती है, भारत के बाजार के बारे में और व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय में जो है उत्तम क्वालिटी के जो है वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, कहाँ से जानकारी मिलती है? कालिदास के नाटकों से। अब जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर भी एक लेखक है, तो वराहमिहिर के अनुसार श्रीलंका से उस समय मोती मंगाए जाते थे, इथियोपिया से उस समय हाथी दांत मंगाए जाते थे, चीन से उस समय रेशमी वस्त्र मंगवाए जाते थे और अरब से जो है घोड़े मंगवाए जाते थे। ठीक है, वराहमिहिर ने जो है इस बात की जानकारी दी है। समसामयिक ग्रंथों से, समसामयिक ग्रंथों मतलब क्या होता है कि उस समय के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उस समय के जो गुप्त काल के समय के बहुत सारे ग्रंथ होंगे, तो उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय में 6 प्रकार के सूद यानी कि जो है 6 टाइप्स के ब्याज होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉसमास की। कॉसमास कौन था? कॉसमास एक लेखक है जिसने एक वृत्तांत लिखा, यानी कि लेख लिखा। जो भी यात्री होते थे या जो भी लेखक होते थे उस समय में जो कुछ भी देखते थे उस पर वह एक टॉपिक पर एक लेख लिख देते थे या एक पुस्तक लिख देते थे, जिससे हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो कॉसमास है, ठीक है, तो जो कॉसमास है उसके वृत्तांत से कॉसमॉस के वृत्तांत से हमें जो है क्या क्या जानकारी मिलती है? नंबर फर्स्ट है, इससे बंदरगाहों की जानकारी मिलती है कि उस समय कौन कौन सी बंदरगाहें होती थी। अब बंदरगाहें क्या होती हैं? जहां पर जो शिप है, ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के किनारे पर जो शिप है वहीं से सामान को जो है उठाकर शिप में रखा जाता है, और जब शिप सामान लेकर आता है तो वहीं पर किनारे पर जो है शिप में से सामान को उतारा जाता है। तो वह प्लेस, वह स्थान जहां पर सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है शिप में, ठीक है, तो उस स्थान को कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाहों का जो है जिक्र किया गया है किस चीज में? कॉसमास के वृत्तांत में। जो कॉसमास ने जो लेख लिखे हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय में कौन कौन सी बंदरगाहें थी, ठीक है, उनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। इसके बाद जो कॉसमास के वृत्तांत है इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि
कासमास भारत और इथियोपिया के व्यापार के बारे जानकारी मिलती है। कॉसमास के वृत्तांत से ये भी जानकारी मिलती है। यह भी जानकारी मिलती है कि ठीक है, जो कॉसमास है उसके वृत्तांत से ये भी जानकारी मिलती है कि भारत और चीन के व्यापार में सिहल द्वीप बिचौलिए का कार्य करता था। मालाबार के बंदरगाहों से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बुनकरों की एक श्रेणी ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। जो कॉसमास है, ठीक है, वह एक लेखक है, उसने एक लेख लिखा, उसे वृत्तांत कहा गया है। तो कॉसमास के वृत्तांत से भी हमें जानकारी मिलती है उस समय में बंदरगाहों की, उस समय में कौन कौन सी बंदरगाहें थी। ठीक है, तो उस चीज की हमें जानकारी मिलती है कॉसमास के वृत्तांत से, कॉसमास के लेख से। जो कॉसमास है एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉसमास है उसके वृत्तांत से, उसके लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत और इथियोपिया के व्यापार के बारे में, कि भारत जो है वह इथियोपिया के साथ किस प्रकार से व्यापार करता था। ये दोनों ही देश हैं, ठीक है, तो इनके साथ किस तरह से व्यापार किया जाता था आपस में। कॉसमास के वृत्तांत से ये भी जानकारी मिलती है कि भारत और चीन के व्यापार में सिहल द्वीप जो है एक बिचौलिए का काम करता था, बिचौलिए का। ठीक है, तो मध्यस्थ का काम करता था भारत और चीन के व्यापार में। मालाबार के बंदरगाहों से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। जो मालाबार है उसमें जो बंदरगाहें थी, मालाबार में, बंदरगाहों का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो मालाबार की जो बंदरगाह थी वहां से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। निर्यात का अर्थ क्या होता है? आयात का मतलब होता है किसी देश से आने वाली, हमारे देश में आने वाली जो वस्तुएं होती है। निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, तो मतलब जो है मालाबार के बंदरगाहों से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से, ये एक अभिलेख का नाम है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुप्त काल के या और भी कई शासक होते थे, जैसे सम्राट अशोक भी था, तो मतलब कई शासक इस प्रकार के थे, वह अपने आदेशों को पत्थर की चट्टानों पर, शिलाओं पर, ठीक है, या फिर की ताम्र पत्रिकाओं पर, यानी तांबे की जो चादरें होती थी उन पर जो है लेख लिखवा देते थे। ठीक है, तो उन लेखों को ही अभिलेख का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उस अभिलेख का नाम क्या है? मंदसौर अभिलेख। तो जो मंदसौर अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि बुनकरों की एक श्रेणी ने उस समय सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं
किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।